हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल केमिस्ट्री इज लाइफ। आज की जो वीडियो है वो है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, हमने 12th क्लास का जो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 ये चैप्टर शुरू किया है। ऑलरेडी इस वीडियो के 3 पार्ट्स जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज का जो पार्ट है ये 4th पार्ट है और ये आज इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। आज की वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लास्ट पार्ट 3 है उसमें हमने क्या क्या कवर किया था वो आपको बता देता हूं। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, उनकी प्रिपरेशन देखी थी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ दैट कंपाउंड्स। उसमें हमने डाइऑक्सीजन यानी कि O2 देखा था और ओजोन के बारे में स्टडी किया था। साथ ही हमने देखा था ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, ओके, उसके कॉजेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक कंपाउंड्स ऑफ सल्फर कवर किया था। उसके अंदर हमने 2 देखे थे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमने देखा था लास्ट पॉइंट जो था क्लोरीन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। उसके अंदर हमने देखा था क्लोरीन, उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, उसकी प्रिपरेशन कैसा करते हैं वो देखा था। आज की जो वीडियो में हम देखने वाले हैं अगले जो बच्चे कुछ हमारे पॉइंट्स हैं ये टॉपिक के, वो कौन से मैं आपको पहले समरी बता देता हूं। तो पहला जो पॉइंट है जो हम आज देखेंगे वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उनके यूजेस भी देखेंगे हम लोग, और आखिरी में हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का जो है उनके स्ट्रक्चर जो है सम कंपाउंड्स के हम क्या करेंगे उनके स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम आज देखने वाले हैं वो है कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन। जो 18 ग्रुप का एलिमेंट है ज़ेनॉन, ओके, उसके कुछ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। वो कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं, हमने तो कहा था कि 18 ग्रुप एलिमेंट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ज़ेनॉन कैसे फॉर्म कर रहा है, इसका रीजन क्या है, हम वो भी देखेंगे। उसके जो 2 कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कौन से हैं, XeF2, ओके, ये एक कंपाउंड है और उसकी प्रिपरेशन इस सिलेबस में है आपके। और दूसरा कंपाउंड जो है ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड जो है XeO3, तो ये भी है, इसकी भी स्टडी करनी है हमको। इसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट बचता है सिलेबस का वो है यूजेस ऑफ हेलियम, नियॉन और एर्गॉन। ये जो 18 ग्रुप के जो गैसियस एलिमेंट है हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, इनकी स्टडी है, इनकी यूजेस क्या क्या है ये स्टडी करेंगे हम। तो इन दिस वे आज के जो पार्ट 4 है इसके अंदर हम ये सब पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स सबसे पहले ये देखते हैं कि ये होते क्या हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सो द नेम इटसेल्फ सेज, यहाँ पर अगर हम गौर करें दैट द नेम इटसेल्फ सेज दैट इंटर हैलोजन, ओके, इंटर हैलोजन, हैलोजन के अंदर ही, ओके। अब मैंने आपको कहा था जब मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, तो मैंने बताया था आपको डिफरेंस इसका। इंट्रा मींस विद इन द मॉलिक्यूल, ओके, उसी मॉलिक्यूल के अंदर जब होता है। जैसे कि साहब हमने जब रीअरेंजमेंट देखी थी तो उस पर भी मैंने बताया था इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंट्रा, व्हेन देयर इज अ वर्ड इंट्रा देन इट इज विद इन द मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के अंदर। मगर जब वर्ड आता है इंटर, इंटर यानी कि इन बिटवीन, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहीं पर हम इसका क्या रीजन लेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सो द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, so inter means in between the compounds which form in the halogen in between the 2 different halogens, then that type of compounds are known as interhalogen, okay। halogen के अंदर ही 2 अलग अलग halogen के आपस में जब compounds form होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, interhalogen compounds, okay। ये तो होगी डेफिनेशन। फिर भी एक बार हम सिलेबस के थ्रू चलते हैं। we have seen that all halogen molecules are diatomic, okay, Cl2, F2, Br2, I2, these are the diatomic molecules। di means 2, एटम्स मीन 2 एटम मिलकर जब फॉर्म होंगे तो क्या कहेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स। विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। हमने ये पॉइंट 2 बार कवर किया है इसके पहले भी, ऑक्सी एसिड्स, ओके, ऐसे एसिड्स जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कोई अदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट है, ओके, कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड्स। तो अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे तो कौन से करेंगे, ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करेंगे। एंड विथ हैलोजेंस दे फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जब हैलोजन हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो कौन से फॉर्म करेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ओके। although all halogens belongs to the same group, they have different electronegativities, okay, we know that from top to bottom atomic radius increases, okay, and where the atomic radius increases
although the atom radius is increasing, but they have different electronegativity. From top to bottom, electronegativity decreases. Okay, where atomic radius increases, electronegativity decreases. So the highest electronegativity is of fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine, then astatine. ठीक है. So due to this difference in the electronegativity, two or more halogen atoms combine to form species which may be ionic or neutral. Okay, when their compound will be formed, then it will be ionic or it will be neutral. So in this way, the interhalogen compounds will form. We will go further. The neutral molecules are called as interhalogen compounds. When there will be a formation of neutral interhalogen compounds, then that type of compounds molecules are known as interhalogen. For example, ClF or BrF3. Okay, suppose example is ClF. So here is a chlorine and one is a fluorine. So both are the halogens. So when there is a formation of ClF, this type of compounds are known as interhalogen compounds. Okay, again example is BrF3, bromine and fluorine are there. Okay, so these are the type of interhalogen compounds, the compounds of halogen which form when they combine in between. Okay, in between the halogen, then that type of compounds are known as interhalogen compounds. An interhalogen compounds is a compound formed by a combination of atoms of different halogens. The interhalogen compound is regarded as the halide of the more electropositive halogen. Okay, so this line is important, please read carefully. The interhalogen compounds is regarded as the halide of the more electropositive halogen. जो दोनों में से जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन होगा, नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन जो होगा उसका हैलाइड उसको बोलेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं कैसा आएगा. अ गिवन हेलोजन फॉर्म्स an interhalogen compound only with the halogen having lesser electronegativity. Always the compound will form when they are having different electronegativities. Okay, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी कवर करते चलेंगे. The ions formed by combination of different halogens are called polyhalide ions. Okay, डिफरेंट हेलोजन के आयंस जब फॉर्म होंगे तो क्या कहेंगे उसको, पॉलीहेलाइड आयंस. और इंटरहेलोजन आयंस जब उनके आयंस फॉर्म होंगे वो, तो एग्जांपल कैसा है, K+ और Cl- ये एक आयन है, NH4+ और I5I- ऐसे आयंस हैं. ओके, आयंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हेलोजेंस. जब उनके आयंस फॉर्म होंगे तो ऐसे होंगे. सपोज आयंस है इन विच दैट कंटेन Cl- एंड I5- आयन. ये दो आयन है एक सोल्यूशन के अंदर, तो इसको क्या कहेंगे हम, इंटर हेलोजन आयंस. सो इन दिस वे देयर इज अ इंटर हेलोजन आयंस. उसके बाद हम आगे चलते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. अभी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के जो एग्जांपल हैं, उनके टाइप्स हैं, कैसे फॉर्म होते हैं वो देखते हैं. अगर एलिमेंट क्लोरीन है तो क्लोरीन अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा यानी कि कंपाउंड्स फॉर्म करेगा किसके साथ, अगर फ्लोरीन के साथ, तो कौन से हैं, ClF, ClF3, ClF5. इनके नाम कैसे आते हैं आगे है आपके सिलेबस में. ओके, फिर भी बताता हूं. यहाँ पर क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ऐसे इनके नाम आते हैं. ओके, क्लोरीन डजंट बॉन्ड फॉर्म विद द क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. इनके इंटरहेलोजन कंपाउंड्स नहीं है. ओके, यहाँ पर डैश दिया गया है. नाउ सेकंड वन इज ब्रोमीन. जब ब्रोमीन अगर इंटरहेलोजन कंपाउंड्स फॉर्म करेगा तो कैसा करेगा, व्हेन ब्रोमीन फॉर्म्स इंटरहेलोजन कंपाउंड्स विद द फ्लोरीन, देन ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, bromine trifluoride, bromine pentafluoride, and it again formed interhalogen compound with the chlorine also. Okay, then the last one is iodine. Iodine forms the interhalogen compounds with fluorine, with chlorine, with bromine. Okay, तीनों के साथ भी क्या है, interhalogen compounds form करेगा. So in this way here is a table which shows that types of interhalogen compounds. आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन. Now how these classifieds interhalogen compounds are classified वो देखते हैं. Depending upon their composition, interhalogen compounds are classified into 4 types. उनके कंपोजिशन वो कैसे फॉर्म होने वाले हैं इसके ऊपर से क्या है, उनके 4 टाइप्स दिए गए हैं. कौन सा है, द फर्स्ट वन इज XX-, ये एक पहला टाइप है. उसके एग्जांपल इस तरह से हैं, ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr. सेकंड वन इज XX-3, X3 डैश है. ओके, यानी कि एक X यानी कि एक हेलोजन है और X- यानी कि दूसरा हेलोजन है, तो कितने, 3 है. सो इन दिस वे इट इज X5 डैश, X7 डैश. इन दिस वे देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स. अब आगे देखते हैं, आगे लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है. इन द जनरल फॉर्मूला ऑफ XX डैश. ओके, और ये क्या है वो भी क्या है हम वो भी देखेंगे. XX- के अंदर जो X है, जस्ट नॉर्मली X इज अ हेलोजन हैविंग लार्जर साइज. ओके, लुक एट हियर, जब X और X- ऐसे कंपाउंड्स हैं तो X वाला कौन सा है, दैट हेलोजन विच इज हैविंग लार्जर साइज.
एंड इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। साइज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, सो हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एंड x dash is the halogen having smaller size and more electronegativity। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, यहीं पे देखते हैं x dash। ओके, ये लाइन क्या बोलती है, x is halogen having larger size। ओके, in this ClF। okay, x means chlorine have larger size than the fluorine, obviously from top to bottom atomic size increases, so chlorine having more larger size than the fluorine, तो x तो क्लियर हो गया। ओके, एंड देन the x dash is a halogen having smaller size, so x dash यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन है, इसकी साइज क्या है, छोटी है obviously, so in this way x means the halogen having larger size, x dash means the halogen having smaller size। important point है, याद रखिए। ओके, FCl ऐसा कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, ClF। okay, the first x is having larger size and second x dash having smaller size। okay, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, so in this way this is the classification। then the next point is general characteristics of interhalogen compounds। अब interhalogen compounds की जो है general characteristics क्या है हम वो देखते हैं। the first is the compound is considered as the halide of X। ओके, यानी कि जो लार्जर साइज वाला कंपाउंड है उसका हैलाइड ऐसा उसको नाम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ClF, सपोज ये ClF एग्जांपल है, हियर द हैलोजन हैविंग लार्जर साइज इज क्लोरीन, ऑब्वियसली इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द फ्लोरीन एंड हेंस द इंटरहैलोजन कंपाउंड इज नेम्ड एज। अब इसका नाम कैसा होगा, लार्जर साइज वाला कौन है, क्लोरीन, देन फ्लोरीन जस्ट अ सिंगल। ओके, सो वी यूज मोनो, देन chlorine monofluoride, this is the name of this ClF। okay, chlorine monofluoride, and here the n is the number of atoms of x dash attached to the x के साथ में जो है, अब यहाँ पे देखो ClF3 है, यानी कि ये 3 क्या है, n है, n means number of x dash atoms attached with the x atom, so in this way तो इसका नाम क्या हो गया, chlorine monofluoride। सेकेंड रूल जो है वो है interhalogen compounds have even number of atoms just like 2 4 6 8। फॉर एग्जांपल अब देखो ClF3 है तो इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, काउंट करो, Cl 1 क्लोरीन एंड F3 3 फ्लोरीन, टोटल 1 + 3 4, so the total number of atoms will be always in the even number just like 2 4 6 8। यहाँ पर कितने हैं, 3 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन, 4 है, तो आ गया 4। सो ये रूल इंपॉर्टेंट है, interhalogen compounds have even number of atoms always। then the properties of the interhalogen compounds are generally intermediate between those of the halogens from which they are made। यानी कि अगर ClF है तो इनकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, 50-50 इंटरमीडिएट होगी, दोनों भी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ओके, then the fourth one, the central halogen exhibits different oxidation state in the different interhalogen compounds। अलग अलग interhalogen compound में जो central atom होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके, then the fifth one is number of x dash atoms in the compound is always odd। दोनों रूल में डिफरेंस है। ओके, हमने अभी देखा था सेकंड रूल क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इवन होंगे, बट नंबर ऑफ x डैश एटम्स जो अटैच होंगे वो हमेशा ऑड होंगे। ओके, तो अलग है, याद रखिए। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे देखिए ICl3। ओके, Cl यानी कि x डैश वाला एटम जो है वो कितने हैं, 3 है, 3 मीन्स ऑड नंबर है। ओके, 3 + 1 4 ऐसा टोटल उनका नंबर ऑफ एटम्स का काउंट आएगा, बट Cl दैट इज x डैश एटम हैविंग 3 दैट इज द ऑड नंबर। So in this way this is the fifth rule, and the sixth one is the last one is they are all diamagnetic। okay, they are all having paired electrons, so they are diamagnetic। so in this way these are the general characteristics of this interhalogen compounds। then further यहाँ पर देखिए आपको टेबल दिया गया है जिसमें आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना है, that is ClF। अगर इसका नाम करें कैसा करेंगे, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। now the second one क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ओके, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, आप उसका नाम दिया है, आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, तो कैसा लिखेंगे, ClF5। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। ओके, तो ये असाइनमेंट होगी आपके लिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपको इसका नॉमेनक्लेचर करने आ जाएगा, इजी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट्स ऑफ द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। वो कौन से स्टेट में अवेलेबल है वो दिया गया है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे ClF तो क्या है, कलरलेस गैस है, यानी कि गैसियस फॉर्म में, उसको कलर नहीं है कोई भी, सो इट इज अ गैसियस एंड इट इज एग्जांपल ऑफ x डैश। ओके, उसी तरह BrF है, BrCl है, वो भी गैसियस फॉर्म में है। ICl है, वो अगर सॉलिड है तो रूबी रेड कलर है उसका। ओके,
तो ये भी सॉलिड है। तो उसमें और एक है ब्राउन रेड, अगर रूबी रेड होगा तो उसको अल्फा फॉर्म कहेंगे, ब्राउन रेड सॉलिड होगा तो उसको बीटा फॉर्म कहेंगे। तो उसके अलग अलग फॉर्म के ऊपर उसको नाम है। IBR जो है ब्लैक सॉलिड है, सो इट इज द सॉलिड इन द नेचर। अगर दूसरे है X-3, अगर X डैश जो है 3 होंगे तो कैसा, ClF3, ये जो है कलरलेस गैसियस फॉर्म में है। उसी के साथ सेम BrF3, IF3, ICl3 जो है ऑरेंज सॉलिड है। द थर्ड वन इज X5 डैश, ओके, जब 5 X डैश होंगे तो IF5 है, वो भी कलरलेस गैस है एट रूम टेम्परेचर बट सॉलिड बिलो 77 केल्विन। अगर टेम्परेचर 77 केल्विन के नीचे चला गया तो क्या होगा, उसका सॉलिड फॉर्म होगा। BrF5 कलरलेस लिक्विड है, ClF5 कलरलेस लिक्विड है। X7 डैश, ये जो इसका एक ही कंपाउंड है वो है IF7 जो कि कलरलेस गैस। सो इन दिस वे उनके जो स्टेट्स है वो भी दिए गए हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तीनों की दोनों रिएक्शन बहुत ही जरूरी है, आपको याद होनी चाहिए कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं। द फर्स्ट मेथड, जो पहली मेथड है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट अगर हैलोजन आपस में मिक्स होंगे तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो उसमें से कौन से फॉर्म होते हैं, X डैश वाला एक फॉर्म होता है, तो कैसा होता है, बोथ इन द इक्वल वॉल्यूम्स, दोनों को भी इक्वल वॉल्यूम लेना है। अगर Cl2 हम इक्वल 100 ग्राम या फिर 100 ml ले रहे हैं तो F2 भी कितना लेना पड़ेगा, उतना ही लेना पड़ेगा, दोनों का वॉल्यूम सेम लेना पड़ेगा। तो व्हेन Cl2 प्लस F2 ओके एट टेम्परेचर 523 केल्विन इन द कॉपर वेसल, तो ClF फॉर्म होगा, यानी कि X डैश वाला कंपाउंड इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म होगा। ये तो होगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। सेम उसी की तरह I2 प्लस Cl2 अगर मिक्स करेंगे हम, उसको बॉईल करेंगे और कैटेलिस्ट जो है HCl प्लस HNO3 लेंगे तो ICl फॉर्म होगा। सेम Br2 प्लस Cl2 अगर मिक्स करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BrCl फॉर्म होंगे। ये तो होगा X डैश टाइप। अगर हमें X3 डैश टाइप फॉर्म करना है तो Cl2 प्लस 3F2 फ्लोरीन का जो है रेशो ज्यादा लेना पड़ेगा और एक्सेस फॉर्म भी लेना पड़ेगा, तो जब जाकर क्या फॉर्म होगा, ClF3, उसके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। उसी की तरह अगर हमें BrF3 फॉर्म करना तो ये रिएक्शन लगानी पड़ेगी, अगर हमें ICl3 फॉर्म करना है तो ये रिएक्शन लगानी पड़ेगी। सो इन दिस वे द फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। सेकंड वन इज रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ऑलरेडी जो इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसके साथ अगर हम किसी डायटोमिक हैलोजन की रिएक्शन लगा दे तो हम अलग से और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसा, Br2 प्लस BrF3, अगर ये रिएक्शन हम कंडीशन लगाएंगे तो BrF, ये X डैश वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा। अगर हमें X3 डैश वाला फॉर्म करना है तो Br2 प्लस ClF3 जो कि ऑलरेडी इंटर हैलोजन कंपाउंड है, अगर हम उसके साथ उसकी रिएक्शन लगाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, BrF3 वाला फॉर्म होगा और BrCl, ऐसे 2 टाइप के क्या होंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। द थर्ड वन इज स्पेशल रिएक्शन फॉर ICl। अगर हमें आयोडीन और क्लोरीन यानी कि आयोडीन मोनोक्लोराइड ऐसा इंटर हैलोजन फॉर्म करना है तो उसके लिए स्पेशल रिएक्शन है I2 प्लस KClO3 हीटिंग, देन इट विल गिव यू ICl। स्पेशली अगर ICl तैयार करना है तो उसके लिए क्या है, ये रिएक्शन दी गई है। सो इन दिस वे देयर आर द 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, ओके, इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है उनके प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी, तो उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर पहला पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन सा है, ClF, देन ICl, देन IBr, देन BrCl, देन BrEF। ये तो हो गया X डैश के अंदर उनकी थर्मल स्टेबिलिटी है, ओके। सेकंड इज हाइड्रोलाइसिस गिव्स ऑक्सो एसिड्स। अगर कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड, ओके, अगर उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, उसकी रिएक्शन पानी के साथ लगाएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे वो, इट विल गिव the oxo acids। oxo acids mean one oxygen, one hydrogen and one any other element। तो यहाँ पर अगर हैलोजन होगा तो क्या कहेंगे, oxo acids of halogen। so in this way they will give oxo acids when they will react with the water molecule, or that reaction are known as hydrolysis reaction। the third property is disproportionation, that is एटो आयोनाइजेशन। अगर BrF5 का एटो यानी कि एटो आयोनाइजेशन देमसेल्फ अगर उसके आयन्स फॉर्म करेंगे खुद होके, ओके, तो कैसे करेंगे, Br2 प्लस BrF5, इन दिस वे दे विल गिव एटो आयोनाइजेशन। सेम ClF3 विल गिव ClF2 प्लस ClF4 माइनस, अगर उसके 2 मॉलिक्यूल होंगे तो इन दिस वे दे विल एटो आयोनाइज, उनके आपस में वो आयन्स कैसे फॉर्म करेंगे, इन दिस वे दे विल फॉर्म एटो आयोनाइजेशन। द फोर्थ वन इज फ्लोरिनेशन, ओके, ClF3 और उसके जो एटम है अगर उसका हम
फ्लोरिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ फ्लोरीन, तो अगर फ्लोरीन के साथ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ अगर कोई किसी एटम की अगर रिएक्शन होगी तो UF6 ये एक एटम है, तो इस तरह से वो फ्लोरिनेशन रिएक्शन दे सकते हैं और ClF एक इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड एज अ बाय प्रोडक्ट मिल सकता है जो कि गैसियस फॉर्म में है। एंड द लास्ट इज एडिशन अक्रॉस ओलिफिन्स। नाउ वी नो दैट ओलिफिन्स मींस द डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। अगर किसी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की रिएक्शन हम लगा दे ओलिफिन यानी कि अल्कीन के साथ, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के साथ, अल्कीन्स के साथ, तो क्या फॉर्म करेंगे? इन दिस वे बोथ आयोडीन एंड क्लोरीन विल गेट अटैच टू द olefin that is alkene and they will give addition compounds. So in this way there are the 5 main properties of interhalogen compounds. Then the last point is uses of this interhalogen compounds. अब interhalogen compounds के जो है uses क्या है? तो अगर X dash टाइप का होगा तो उसमें से दिया हुआ है ICl is used to determine iodine value of oil. ऑयल्स के अंदर आयोडीन उसका वैल्यू जो है वो निकालने के लिए क्या है, इसका यूज है. सेकेंड इज एज ए कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ AS having +3 as a oxidizing state. So ये भी उसका एक यूज है. फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स, अगर हमें पॉलीहैलाइड्स फॉर्म करने हैं तो भी इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड का यूज होगा. कौन से? X डैश टाइप. अगर X3 डैश टाइप का जो इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड है जो कि है ClF3 वगैरह, उनका यूज क्या है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स, सेम पॉलीहैलाइड्स फॉर्म करने के लिए. एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, अगर हमें फ्लोरिनेटिंग एजेंट जो कि हमने ऑलरेडी देखा है ऐसी स्पेसिस जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट फॉर्म करने के लिए भी इसका यूज होगा. एंड द थर्ड यूज इज एज अ नॉन एक्वियस सॉल्वेंट. उनके अगर हमें नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स बनाने होंगे तो इसके लिए भी हमें क्या यूज होगा? इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, दिस वाज द यूजेस. The last point is structures of some interhalogen compound. अब ये इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड के कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे है, ज्योमेट्री क्या है उनकी, वो देखते हैं. अगर फॉर्मूला ICl है, यानी कि एग्जांपल ICl है, आयोडीन मोनोक्लोराइड. ओके, उसका नेम भी यहाँ पर दिया है उन्होंने. उसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर है. ओके, इन अ सिंगल लाइन all 3 atoms are in a single line, so that shape is known as linear shape. Second one is ClF3. उसका जो नाम है वो क्या है? क्लोराइड ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. यहाँ पे ओके कि क्लोरीन है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड हैविंग बेंट टी शेप्ड स्ट्रक्चर. ओके, थोड़ा सा बेंट है, टी शेप है बट थोड़ा सा बेंट है. सो इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3. द थर्ड वन इज BrF3. द नेम इज ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड. उसका जो स्ट्रक्चर है जो कि है बेंट टी शेप्ड है, सेम स्ट्रक्चर है. ये अभी इसमें डिस्टॉर्शन क्यों है? क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ ब्रोमीन है, इनके रिपल्शन की वजह से क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो चुका है. सो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ बेंट टी शेप्ड. देन द फोर्थ वन इज BrF5 हैविंग ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड. 5 फ्लोरीन है, सो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. जैसे पिरामिड होता है ना, उस तरह से है ये. स्क्वायर 4 जो फ्लोरीन है वो स्क्वायर शेप में है और एक जो है उसके साथ परपेंडिकुलर है, सो इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. एंड द लास्ट वन इज ClF5 यानी क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड. उसका भी सेम स्ट्रक्चर है, स्क्वायर पिरामिडल. ओके, हियर इज द लोन पेयर ऑफ दिस क्लोरीन. सो इन दिस वे दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. उसी के साथ यहाँ पर एक टेबल दिया है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल हैलोजन एटम इन इंटरहैलोजन कंपाउंड. अगर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है तो उसके अंदर जो सेंट्रल एटम है यानी कि मोर एटॉमिक साइज वाला, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो निकाल सकते हैं हम. अगर एग्जांपल है IF7, तो आयोडीन की अगर हमें निकालनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम उसको अगर X कंसिडर करेंगे, X प्लस, फ्लोरीन के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है, तो कितने फ्लोरीन है? 7. सो X प्लस इन ब्रैकेट -7 इक्वल टू, ये मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं है? 0 है. सो X प्लस माइनस माइनस X -7 इक्वल टू 0. -7 उधर जाके क्या होगा? इक्वल टू के उधर +7. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस आयोडीन इन द IF7 इज अ +7. इन दिस वे आप इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे इसके अंदर के सेंट्रल मेटल एटम की, तो वो इन दिस वे आएगी. यहाँ पर टेबल मैंने ऑलरेडी दिया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. ओके, हमने उनकी प्रिपरेशन देखे, उनके प्रॉपर्टीज चेक किए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स चेक किए, उनके स्ट्रक्चर्स चेक किए. ओके, उनके यूजेस भी चेक किए. सो इन दिस वे लास्ट में हमने देखा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो भी देखा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. द नेक्स्ट इज कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन. अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, सब पॉइंट है कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन. ज़ेनॉन जो है कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, तो वो कंपाउंड्स कैसे हैं हम वो देखते हैं. वी हैव स्टडीड अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट
ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज। ओके, क्यों इनके एंथैल्पी हाई क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है। ओके, इनका जो ऑक्टेट है एकदम से कंप्लीट है, तो इनका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, मोस्ट स्टेबल है, तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा है। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर अनरिएक्टिव। जब ये स्टेबल होंगे तो रिएक्ट क्यों करेंगे? ओके, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। Each noble gas atom has a completely filled valence electron shell which makes it inert। inert क्यों? क्योंकि ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, इनर्ट है, इसलिए ये क्या बोलेंगे इनको हम? इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं इनको हम। सो इनकी एंथैल्पी बहुत ज्यादा है क्योंकि मोस्ट स्टेबल है। ओके, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वी नो दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एंथैल्पी डिक्रीज होते जाएगी, तो नीचे वालों का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। सो हेवियर नोबल गैसेस लाइक क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, जो नीचे नीचे के हैं क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, इनका इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इनके एंथैल्पी जो है लो है एज कंपेरेटिवली जो कि अपर एलिमेंट्स है हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, उनके कंपेरेटिवली इनकी एंथैल्पी जो है लो है। सो इनका इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल सकता है, ये रिएक्शन दे सकते हैं, तो क्या करेंगे? कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। सो द लोअर 18 ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म सम कंपाउंड्स। उसमें जो है जेनॉन जो है वो कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, तो उसमें से पहला कंपाउंड है जेनॉन फ्लोराइड, XeF2। ओके, इन दिस वे XeF2 जेनॉन जो है एक कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उसकी जो प्रिपरेशन क्या है हम वो देखते हैं अब। प्रिपरेशन ऑफ xenon फ्लोराइड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? xenon फ्लोराइड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ xenon एंड फ्लोरीन। xenon और फ्लोरीन की अगर हम एक डायरेक्ट रिएक्शन लगा दें तो xenon फ्लोराइड फॉर्म हो सकता है इन अ डिफरेंट रेशोज एंड कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में, और उनका अलग अलग रेशो लेकर हम उनको फॉर्म कर सकते हैं, सच एज टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके 3 तरह से कंडीशंस है। एक तो टेम्परेचर के ऊपर भी हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, साथ में उसके हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकर भी हम xenon फ्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं, एंड वह है फोटोकेमिकल रिएक्शन, हम xenon फ्लोराइड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। इफ Xe प्लस F2, अगर उनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे हम एक सील्ड निकेल ट्यूब के अंदर हैविंग टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, देन वी विल फॉर्म XeF2 बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ xenon एंड फ्लोराइड इन अ सील्ड, यानी कि एक सील, दोनों साइड से सील होगी ट्यूब, उसके अंदर हम xenon और फ्लोराइड को ऐड करेंगे और उसको दोनों तरफ से सील करेंगे, और उसको अगर टेम्परेचर देंगे हम कितना? 400 डिग्री सेल्सियस, तो xenon फ्लोराइड फॉर्म हो सकता है। ओके, प्रेशर भी लगा दिया अगर हम 5 to 6 एटमॉस्फेयर, उनका रेशो जो है 1:5 होगा, यानी कि अगर xenon का 1 एटम होगा तो फ्लोरीन के 5 होंगे। सो इन दिस वे देयर विल बी अ रेशो एंड हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ XeF4 टाइप ऑफ xenon फ्लोराइड। इन दिस वे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर देंगे तो भी xenon फ्लोराइड फॉर्म हो सकता है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हैविंग एट लो टेम्परेचर and by direct combination of xenon and 3 molecules of fluoride, so then we can form xenon fluoride. So in this way, this is the preparation methods for the formation of xenon fluorides. The second point is important chemical reactions of xenon fluoride. अभी जो XeF2 फॉर्म किया है तो ये कुछ ना कुछ रिएक्शन भी तो देगा किसी और एलिमेंट्स, अगर जब इसको हम ऐड करेंगे, जब इसके रिएक्शन लगाएंगे तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ होंगे, वो शो करेगा। अब वो देखते हैं। द फर्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस, मीन्स रिएक्शन विद द वाटर। If this XeF2 undergoes hydrolysis to form HF, अगर हम इस XeF2 को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म करेगा विथ बाय प्रोडक्ट 2 molecules of xenon and oxygen gas, dioxygen. Okay, so in this way this is the first chemical reaction, that is hydrolysis. अगर ये जो XeF2 हमने फॉर्म किया है उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। सेकेंड वन इज रिएक्शन विद द PF5, ओके, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो XeF2 को अगर हम अडक्ट ऑन रिएक्शन विद XeF2 अगर रिएक्शन फॉर्म करेगा किसके साथ? फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ, तो क्या करेगा? अडक्ट फॉर्म करेगा जो कि है XeF2.PF5। ये एक अडक्ट है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, अडक्ट फॉर्म करेगा उसके साथ। सो दीज आर द 2 केमिकल रिएक्शंस ऑफ xenon फ्लोराइड। जो दूसरा एक हेलोजन के साथ, सॉरी, xenon अगर कंपाउंड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कौन सा है? xenon ट्राइऑक्साइड, XeO3। सो ये कैसे फॉर्म होता है हम वो देखते हैं। फ्लोराइड्स ऑफ xenon रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म XeO3। अगर ये xenon के जो है फ्लोराइड्स हैं, अगर रिएक्ट करेंगे किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा? XeO3, दैट इज xenon ट्राइऑक्साइड। और ये बाकी के जो है वो भी सब
बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो मेन कंपाउंड हमारा कौन सा है, जेनॉन ट्राइऑक्साइड अगर हमें फॉर्म करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, XeF4 यानी कि जेनॉन फ्लोराइड्स को क्या करना पड़ेगा, पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी विल गेट जेनॉन ट्राइऑक्साइड। सेकेंड है रिएक्शन XeF6 प्लस 3H2, अगर उनका अलग अलग प्रोपोर्शन, अगर हम XeF6 वाला लेंगे तो उसको 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, देन इट विल गिव जेनॉन ट्राइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो हम अलग अलग तरीके से उसको फॉर्म कर सकते हैं, ये तो प्रिपरेशन रिएक्शंस है। ओके, and there is another one point, oxyfluorides of xenon. Okay, xenon forms the following oxyfluorides, xenon, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीफ्लोराइड्स। जैसे हमने देखा था ऑक्सी एसिड्स, तो वैसे है ये ऑक्सीफ्लोराइड, मींस देयर इज xenon, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सो ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon। कौन से है, XeOF2, XeO2F2, XeO3F2 एंड द लास्ट वन XeO2F4। तो याद रखिए ये क्या है, ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon है। सो दीज आर द ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon। आगे चलते हैं, जो एक पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ xenon कंपाउंड्स। अब ये जो xenon कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, पहला वाला देखते हैं XeF2, दैट इज xenon फ्लोराइड जो है XeF2 वाला है, उसके अंदर xenon की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, क्योंकि 2 फ्लोरीन है तो -2 इक्वल टू के उधर जाएगा क्या होगा, +2। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द +2 एंड द स्ट्रक्चर इज द लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि xenon फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये जो 3 है वो क्या है, लोन पेयर्स ऑफ द xenon है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर, सिंगल लाइन में है, सो इट इज अ लीनियर। द सेकंड वन इज XeF4 having +4 oxidation state of xenon and their geometry is square planar geometry, just like a square. Okay, and both 4 atoms of fluorine are in the same plane, so and one lone pair is above the plane and the second lone pair is below the plane, so this is geometry is the square planar. Third one is XeF6. ओके, दिस ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्शन क्यों है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, सो देयर इज द रिपल्शन, सो दैट ज्योमेट्री इज नोन एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। द फोर्थ वन इज XeO3 xenon ट्राइऑक्साइड। उसकी जो है xenon की इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2, 3 होंगे तो क्या होगा, 3 इंटू -2 -6, ओके, इक्वल टू के उधर जाके क्या होगा, +6। सो xenon having +6 as oxidation state and geometry is trigonal pyramidal. Okay, trigonal pyramidal like structure is here, and this is the oxyfluoride of xenon, that is XeOF4 having +6 as oxidation state of xenon and the geometry is square pyramidal. So these are the some geometries of the xenon compounds. Okay, ये जो हमने अभी पॉइंट देखा था ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon, तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, उसके कुछ 2 प्रिपरेशन रिएक्शन है यहाँ पर। तो पहली प्रिपरेशन है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ xenon फ्लोराइड्स। ये जो xenon फ्लोराइड्स हैं इनका क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हमें समझता है ना, पार्शियल मींस नॉट कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस। ओके, अगर हम उनको उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर कम वाटर लेंगे, उसका हाइड्रोलाइसिस अगर उसके हिसाब से कम करेंगे तो क्या होगा, पार्शियली करेंगे। ओके, नॉट कंप्लीटली, तो सो पार्शियली। So when there is a partial hydrolysis of xenon fluorides yields different types of oxyfluorides। तो अगर XeF4 को अगर हम partial hydrolysis करेंगे, not complete hydrolysis, okay, partial hydrolysis at 80 degree Celsius, then there is a formation of XeOF2 type of oxyfluorides of xenon। okay, अगर इसका नाम देखें तो कैसा नाम है यहाँ पर देख सकते हैं, xenon mono oxyfluoride। in this way we can give the name for this XeOF2 जो यहाँ पर फॉर्म हुआ ना, इसका नाम क्या होगा फिर, xenon mono oxyfluoride। in this way nomenclature of this oxyfluoride of xenon। again there is another method of formation of XeOF4 type, कैसी है, XeF6 plus water it will give XeOF4। okay, इसका नाम कैसा होगा, xenon मोनोफ्लोराइड, ये तो XeOF2 का हो गया। सो इसका भी क्या होगा, xenon डाइऑक्सी मोनोफ्लोराइड, नॉट डाइऑक्सी, xenon मोनोफ्लोराइड। ओके, तो xenon डाइऑक्सी मोनोफ्लोराइड का, xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का कैसा होगा, XeO2F4 sorry, XeO2F4, that will be the xenon dioxyfluoride। so in this way this is the nomenclature of this xenon oxyfluorides of xenon। अगर हम आगे चलें तो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ xenon oxyfluoride with SiO2 और हाइड्रोलाइसिस yields xenon dioxide difluoride। तो ये सेम xenon dioxide difluoride XeO2F2, this is the formula for
xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड XeO2F2। अगर हम XeOF4 वाले ऑक्सी फ्लोराइड्स ऑफ xenon को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सिलिनियम ऑक्साइड SiO2, ओके, और हाइड्रोलाइसिस, देन इट विल फॉर्म xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। So these are the preparation methods for the formation of oxyfluorides of xenon. In this way you can form, okay. And the last point of this chapter is uses of helium, neon and argon. So now we will first one by one cover the uses of this. The first is gas is the helium, that is it belongs to the 18th group element. तो उसका सबसे पहला यूज जो है वो है मिक्सचर ऑफ हेलियम एंड O2 इज यूज्ड। अगर हम हेलियम प्लस वाटर का मिक्सचर अगर यूज करें, इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट। जो पेशेंट जो है अस्थमा डिसीज जो अस्थमा डिसीज जिनको होता है, तो उनको अगर हमें आर्टिफिशियल ब्रीदिंग अगर देनी है तो क्या कैसे देंगे, हेलियम प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करके उनका मिक्सचर तैयार करके हम क्या कर सकते हैं, उनको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे सकते हैं जो लोग सफर कर रहे हैं अस्थमा पेशेंट्स अस्थमा से, ठीक है। सेकंड इज मिक्सचर ऑफ He and O2 इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय सी डाइवर्स, ओके। जो सी डाइवर्स है उनको रेस्पिरेशन के लिए क्या इनका मिक्सचर यूज कर सकते हैं। द थर्ड इज फॉर फिलिंग बलून्स, अ मिक्सचर ऑफ हेलियम, बलून्स जो हेलियम गैस होता है बलून्स के अंदर कितना होता है 85% एंड हाइड्रोजन 15% इज यूज्ड। बलून्स को जो अगर फिल करना होगा तो कॉम्बिनेशन कौन सा है, हेलियम 85% और हाइड्रोजन 15%। द फोर्थ वन इज हेलियम इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस एंड मेटलर्जी ऑफ सम मेटल्स। वेल्डिंग अगर करनी होगी तो क्या होगा, हेलियम इज यूज्ड, ओके। इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए हम हेलियम का यूज कर सकते हैं। द फिफ्थ वन, लिक्विड हेलियम इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च। अगर किसी रिसर्च के अंदर, रिसर्च लैब के अंदर अगर लो टेम्परेचर हमें तैयार करना है किसी रिएक्शन के लिए, तो हेलियम को जो लिक्विड फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। द सिक्स वन इज इन लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर। लेजर का अगर प्रोडक्शन करना है तो लो टेम्परेचर गैस थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं हेलियम की। द नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड टू प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट्स। लिक्विड फ्यूल के रॉकेट जो है अब उनका जो फ्यूल है उसको प्रेशराइज करके, ओके, पैक करने के लिए भी हम हेलियम गैस प्रेशरी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन यूज्ड एज अ शील्डिंग गैस फॉर आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग में जो ऑलरेडी हो चुका है। इन सुपरसोनिक विंड टनल्स, ओके, सुपरसोनिक की जो टनल्स होते हैं विंड वाले, विंड टनल्स के अंदर भी हेलियम गैस यूज होता है। हेलियम न्यूक्लियस इज यूज्ड एज बम्बार्डिंग पार्टिकल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स। जो एटम्स का जो डिसइंटीग्रेशन करना होता है, ओके, जब एटम को हम किसी लाइट्स का जो है बम्बार्डमेंट करते हैं तो हेलियम न्यूक्लियस हम वहां पर यूज कर सकते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज हेलियम इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अगर चाहिए किसी कंपाउंड की तो क्या हेलियम वहां पर यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट आइटम इज नियॉन। अब ये नियॉन के यूजेस क्या क्या है वो देखते हैं। इन नियॉन डिस्चार्ज लैंप्स एंड साइंस, these signs are visible from the long distance and also in mist or fog, okay। तो जो डिस्चार्ज लैंप होते हैं जस्ट लाइक अगर हम देखते हैं कि दूर लाइट हाउस के अंदर या फिर लैंप्स के अंदर जो है नियॉन यूज होता है ताकि हम उसको दूर से भी, अगर फॉग भी होगा तो भी वो लाइट क्या करे हमें दिखे। सो दिस नियॉन का यूज होता है। मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड हेलियम इज यूज्ड इन सर्टेन प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड करंट रेक्टिफायर्स। तो इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोल के यूज होता है जब अगर कौन से गैस हम यूज करेंगे, मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड हेलियम। सेकंड वन, द नेक्स्ट वन इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर्स। लेजर तैयार करने के लिए भी क्या है नियॉन का यूज होता है, जो कि उसके जो बैटरी है लेजर बैटरी टाइप, इन दिस वे इट कैन बी यूज। एंड द लास्ट वन इज इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट यानी कि अलग अलग फ्लोरोसेंस जो होते हैं वो तैयार करने के लिए भी क्या है नियॉन का यूज होगा। Argon. Now the argon for producing inert atmosphere in welding and steel production, same just like of helium. Mixture of 80% argon and 50% nitrogen gas, this N2, is filled in the electric bulb to increase life of filament. हमारा जो घर में जो हम बल्ब लगाते हैं उसके अंदर जो मिक्सचर होता है एरेगॉन अगर नाइट्रोजन गैस का अगर यूज करें तो बल्ब का जो अंदर का फिलामेंट होता है उसकी लाइफ स्पैन जो है बढ़ता है, बल्ब की लाइफ बढ़ती है, ज्यादा दिन तक रहता है अगर हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें 85% ऑफ एर्गॉन एंड 15% ऑफ नाइट्रोजन। अगर ये कॉम्बिनेशन यूज करें इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर तो जो इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ फिलामेंट, अंदर की फिलामेंट की जो है लाइफ स्पैन जो है बढ़ जाएगी। द थर्ड वन इज इन फिलिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड रेडियो वाल्व्स,
एंड द लास्ट वन इज इट इज मिक्सड विद द नियॉन टू गेट लाइट्स ऑफ वेरियस कलर। अलग अलग कलर की लाइट अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एर्गॉन और नियॉन को मिक्स करके अलग अलग तरह की लाइट्स जो है हम बना सकते हैं, अलग अलग कलर की लाइट्स। सो इन दिस वे दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज नेम्ड एज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। ओके, हमने इसके अंदर 3 ग्रुप कवर किए, ऑक्सीजन फैमिली, देन हेलोजन फैमिली एंड द लास्ट वन जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ऑलरेडी जो स्टार्टिंग के 3 थे, बोरॉन, कार्बन एंड ऑक्सीजन फैमिली, ये तो हमने 11th में स्टडी कर लिया है। 12th में हमारे क्या था, आगे की फैमिली थे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो हमने ये टॉपिक के अंदर, जिसके मैंने 4 या आज का चौथा है, ऑलरेडी 3 पार्ट्स बन चुके हैं। सो इन दिस वे इन 4 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक वेरी नाइसली। ओके, तो आई होप आपको पूरा टॉपिक के जितने भी चारों भी पार्ट्स थे वो टोटल समझ आए होंगे। जितना मैं कर सकता था मैंने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है, हर पॉइंट का ईच एंड एवरी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, सो आपको अच्छे समझ आ जाना चाहिए। So in this way, now I can officially declare that we have completed this topic, okay, in 4 video lectures। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और जो ट्यूशन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं मेरे, ओके, वो भी अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, जैसे ही अब ये टॉपिक खत्म होगा, आपको वीडियो जब मिलेगा उसके बाद जो है हम इसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक, इसके अच्छे स्टडी कीजिए। इसको जो एमसीक्यू है चैप्टर के एक्सरसाइज जो है एंड में, ये भी देख लीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए। ओके, थ्योरेटिकल टाइप भी क्वेश्चन है और एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन है। सो इसके अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, एक टॉपिक तो हो चुका है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक कैसे स्टडी कीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।